गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जिसमें जैसे कि रेलवे हो गया, ये सब जॉब्स में जो अपना ब्रांच इलेक्ट्रिकल है उसके लिए ट्रांसफार्मर पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा ट्रांसफार्मर चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण हम कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं और जो आपको बहुत ही सुविधा प्रोवाइड करेगा आपके आने वाले भविष्य वाले एग्ज़ाम पे। और इस अब जो इतने भी मेरे नोट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट्स नोट्स के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है ट्रांसफार्मर, तो ये पहले इंट्रोडक्शंस के होते हुए जितना दूर हो पाएगा मैं आज करवा देता हूँ वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। मशीन दोस्तों, मशीन जो है, मशीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक कहने का मतलब होता है कि जो रुका हुआ है, जो हिलता उलता नहीं, घूमता नहीं है, किसी भी तरह का मूविंग नहीं करता हो, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक कहने का मतलब, जैसे आप मोटर देखे होंगे, मोटर में घूमता है तो वो डायनेमिक होता है, जो घूमता है, रोटेटिंग करता है, उसे डायनेमिक कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करता है, ये स्टेप अप यानी उच्चायक एंड स्टेप डाउन यानी अपचायक द वोल्टेज वोल्टेज को और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। दूसरा, इसके बाद डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी एंड पावर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर कभी भी अपना फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और पावर को कभी भी चेंज नहीं करता है। यहाँ और एक पॉइंट है दोस्तों कि वोल्टेज पर टर्न को भी वो चेंज नहीं करता है, यानी एक टर्न पे जितना वोल्टेज होगा वो कभी चेंज नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। यह फराडे का जो नियम दिया गया है, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, उसको फॉलो करता है ट्रांसफार्मर। मतलब अगर हम एक कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो दूसरे कॉइल पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इस नियम को हम लोग फराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। ये जो है दोस्तों, ये टॉपिक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस ट्रांसफार्मर जो है वह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वह है फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आपसे वहाँ एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। इसके बाद ट्रांसफार्मर जो है वह दो वाइंडिंग होते हैं दोस्तों। एक होते हैं, ट्रांसफार्मर में दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं दोस्तों। इट हैज़ टू वाइंडिंग्स। एक जो जिधर से हम सप्लाई, दोस्तों यहाँ जिधर से हम सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिधर से हम लोड को कनेक्ट करेंगे उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके बाद इसमें जो ट्रांसफार्मर का जो आप देखे होंगे उसका बॉडी, तो उसका बॉडी को हम लोग कोर कहते हैं। तो जो कोर है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का इसलिए बना होता है ना, क्योंकि सिलिकॉन स्टील क्या करता है कि इस सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफार्मर कोर बनल रहेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएगा। और कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूसेस एडी करंट लॉस। और कोर को लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट करने का मतलब, आप कभी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, इसमें पत्ती 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 टाइप से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको जो पत्ती टाइप से जुड़ा हुआ है उसे हम लेमिनेटेड कहते हैं। तो कोर जो होता है उसका लेमिनेटेड होता है ताकि हम एडी करंट लॉस को कम कर सकें। उसके बाद दोस्तों देखिए, द लेमिनेशन साइज इज 0.35 टू 0.5 mm। यानी जो लेमिनेशन, जो ट्रांसफार्मर में जो लेमिनेशन किए हैं, मतलब वो पतला पतला पत्ती पत्ती टाइप का रहता है ना दोस्तों, उसमें उसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 का बता रहे हैं, 0.35 से 0.5 mm तक का उसका साइज होता है। यह जो है इट वर्क्स ऑन एसी। यह सिर्फ एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर ओनली एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है।
दोस्तों एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता है। देखिए दोस्तों, एसी में फ्लक्चुएशन होता है, फ्रीक्वेंसी बनता है, जबकि डीसी में फ्रीक्वेंसी बनता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को दे देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है वह जल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का जो इफ़िशियंसी है यानी क्षमता है वह लगभग 95% है। इसका रीज़न यह है दोस्तों क्योंकि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है तो लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद एक लॉ आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ना है, लेंग्स लॉ। लेंग्स लॉ जो होता है यह बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फाउंड बाय, मतलब उन्होंने बताया था कि किसी भी तार में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ये लेंग्स लॉ ने बताया था। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा लेंग्स लॉ के लिए। दो लॉ के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंग्स लॉ के लिए अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, द ट्रांसफार्मर इज इन केवीए रेटिंग। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर को केवीए रेटिंग पर मेज़र किया जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा केवीए पर किया जाता है। अगर आप एक इंजीनियर हो और आपको अगर ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए बोला जाए तो आप जाके वहाँ केवीए बोलिएगा कि मुझे 5 केवीए का ट्रांसफर चाहिए, 2 केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये केवीए एक प्रकार का रेटिंग है, उसका वैल्यू है। आगे देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए मुख्य 4 बातों को ध्यान में रखना होता है। उसमें लेमिनेटेड कोर होता है। लेमिनेटेड कोर जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया आपको। उसके बाद होता है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, आपको पता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद आता है कंटेनर। आपने बड़ा ट्रांसफार्मर को देखा होगा तो उसके जो कॉइल होता है वो एक बॉक्स के अंदर भरा हुआ रहता है, उसी बॉक्स को हम कंटेनर कहते हैं। देन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जहाँ से पॉइंट्स निकला हुआ है फेज का, उसको टर्मिनल कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में देते हैं, ध्यान रखते हैं। फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है और ये इसका कोर है, ये इसके वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और इस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बात करें तो जो मेरा टर्निंग प्राइमरी में होगा और सेकेंडरी में होगा उसमें कम ज़्यादा होगा, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग कम और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा होगा, तो मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप का काम करेगा। यानी टर्न को हम एन से डिनोट करते हैं, ये है N1। N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये कम होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी का वाइंडिंग कम होता है, टर्निंग कम होता है और इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए ये स्टेप अप होता है। इसलिए कहते हैं कि N1 इज लेस देन N2। अगर स्टेप डाउन का बात करें तो इस समय जो टर्न होगा वो प्राइमरी का टर्न जो होगा वो ज़्यादा होगा और सेकेंडरी का टर्न होगा वो कम होगा। यानी जो हमको चाहिए, अगर वोल्टेज अप चाहिए तो टर्न ज़्यादा सेकेंडरी में कीजिए और वोल्टेज डाउन चाहिए तो सेकेंडरी में टर्न तो कम कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, N1 इज़ ग्रेटर देन N2। और इस प्रकार से हम पाएंगे कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो टर्न के हिसाब से बात करें तो अगर हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए तो जो सेकेंडरी का कॉइल है उसको ज़्यादा कर देना है प्राइमरी के कॉइल से। अगर हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए तो सेकेंडरी का कॉइल जो है उसको हमको कम कर देना है प्राइमरी कॉइल के, और इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके। आइए दोस्तों, टर्न को तो समझ गए, इसके बाद समझते हैं ईएमएफ। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ एक प्रकार का वोल्टेज होता है जो वायर में जब करंट बहती है तो उसके ऑपोजिशन में एक सप्लाई बन जाता है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो आइए देखते हैं ईएमएफ के हिसाब से क्या करेंगे। दोस्तों ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें इसको U1 मान रहे हैं, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको हम U2 मान रहे हैं। जब हम वोल्टेज फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऐसा केस में आप टर्न को ध्यान दीजिए, टर्न में ये कम रहेगा ये प्राइमरी और ये ज़्यादा रहेगा, तो टर्न के हिसाब से ही ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होता है। यानी ईएमएफ जो होगा यहाँ कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा।
इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 इज लेस देन E2। इसी प्रकार से जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो इसमें E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि इसका टर्न ज़्यादा होगा, इसका टर्न कम होगा। ठीक है, तो EMF भी इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। अब आइए हम लोग अब समझे क्या, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राइमरी का EMF इंड्यूस्ड होगा वह कम होगा सेकेंडरी के EMF इंड्यूस्ड होने के माध्यम से। उसी तरह से अगर हम स्टेप डाउन का बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बात करें, तो प्राइमरी का जो EMF इंड्यूस्ड होगा वह ज़्यादा होगा सेकेंडरी के EMF इंड्यूस्ड होने से। आइए अगला पर ध्यान देते हैं। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो करंट होगा, प्राइमरी करंट, वह ज़्यादा होगा और सेकेंडरी करंट जो होगा कम होगा। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा कि टर्न और EMF आपस में एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन करंट टर्न और EMF के उल्टे काम करता है। देखिए, जैसे कि अगर प्राइमरी में, अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम रहेगा। तो आप देखिए, स्टेप अप है तो स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी में टर्निंग कम रहता है। तो यदि प्राइमरी में टर्निंग कम रहेगा स्टेप अप में, तो स्टेप अप में प्राइमरी में करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि टर्निंग कम तो वोल्टेज कम, और वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा, तो इसीलिए करंट ज़्यादा होगा। देखिए, करंट ज़्यादा है I2 से। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राइमरी है इसमें करंट कम होगा, क्योंकि उसमें स्टेप डाउन के लिए वोल्टेज प्राइमरी में ज़्यादा होता है। तो जब वोल्टेज प्राइमरी में ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। करंट और वोल्टेज का उल्टा रिलेशन चलता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। ओवरऑल जो हम तीनों पढ़े उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो सेकेंडरी कॉइल है वो ज़्यादा होगा प्राइमरी कॉइल से, तो इसके हिसाब से टर्न भी ज़्यादा होगा प्राइमरी कॉइल से, लेकिन करंट तो उल्टा काम करता है, तो सेकेंडरी कॉइल कम, मतलब सेकेंडरी करंट कम होगा प्राइमरी करंट से। यानी आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल स्टेप अप पर सेकेंडरी ज़्यादा है बट करंट कम होता है। यानी इससे हमको पता चलता है कि वोल्टेज अगर ज़्यादा रहेगा तो करंट कम होगा ट्रांसफार्मर के केस पे। आगे देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर के केस में अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा जिस साइड, यानी प्राइमरी साइड मान लीजिए, तो प्राइमरी में वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट कम होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज ज़्यादा लीजिएगा तो करंट कम होगा। यही प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अगर कम लीजिएगा तो करंट ज़्यादा होगा। ये दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। आगे समझते हैं। जैसे ये मेरा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर है और मैं इसका कोर बना रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, इसमें दो वाइंडिंग होते हैं। इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग इधर होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग इधर होते हैं। आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लिम्स बोलते हैं इसको, तो वर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं लिम्स। ये दोनों लिम्स हैं, और हॉरिजेंटल ऐसा जो है ऐसे, ये दोनों को हम लोग योक बोलते हैं। तो ये लिम्स हो गया और ये योक हो गया। वर्टिकल पार्ट को लिम्ब कहते हैं और हॉरिजॉन्टल पार्ट को योक कहते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, और वो मैंने ऑरली आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। आज मैं ये रिटेन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आए। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से मैंने बताया था दोस्तों, ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया था दोस्तों, कोर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सेल टाइप, एक होता है कोर टाइप और एक होता है बेरी टाइप। तीन टाइप के कोर होते हैं ट्रांसफार्मर में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, दो भागों में। एक था सिंगल फेज और एक था थ्री फेज। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, मैंने बताया था कि आउटपुट कैपेसिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर में दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। फिर मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है CT करंट ट्रांसफार्मर, एक को बांटा गया है PT।
आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल के हिसाब से ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों आज मैं यहीं तक ब्रेक कर रहा हूँ, और आगे की जानकारी मैं और एक वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों ये सब ज़रूर पढ़िएगा। ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, आईटीआई एग्ज़ाम, डिप्लोमा एग्ज़ाम, सभी के इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू दोस्तों।